हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 13वां अध्याय करने वाले हैं। 13वें अध्याय में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता ग्रामश्री दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम उस कविता को पढ़ेंगे, साथ ही उसके भाव और कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। उससे पहले बच्चों, हम कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। तो यह जान लें आप कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वह छायावाद युग के कवि हैं। आप इन्हें छायावादी कवि भी कह सकते हैं। साथ ही बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं आपको मिलेगी वो सभी रचनाएं प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। और आज की जो हम रचना पढ़ने वाले हैं ग्रामश्री, यह भी प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत रचना है। उससे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में संक्षेप से जान लें। तो बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है वह उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके भाग लिया। उनकी काव्य क्षितिज जो है वह 1916 से लेकर के 1977 तक फैला है। यानी उनकी जो भी रचनाएं हैं वह 1916 से लेकर के 1977 तक लोगों के बीच रही। उनका देहांत 1977 में हो गया। देखिए, उनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा। तो ये सभी बच्चों उनके द्वारा लिखित काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञान पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया उनकी रचनाओं के लिए। तो चलिए बच्चों, उनकी रचना ग्रामश्री को पढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि यह जो शीर्षक है ग्रामश्री, इसका अर्थ है गांव। इसका क्या अर्थ है? गांव। तो यहाँ हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, उन्होंने इस कविता में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने हरे भरे खेत, बगीचे, गंगा का तट, इन सभी चीज़ों को जीवित रूप में व्यक्त किया है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिनसे रबी की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं। कवि जो है वह इन पंक्तियों से हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खेत जो हैं वह हरे भरे, कोमल कोमल पेड़ पौधों की हरियाली से सजा हुआ है, जिसे देखने पर वह मखमल की तरह लग रहा है। मखमल जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप लोगों ने देखा है मखमल के कपड़े, तो मखमल बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। यह जो हरे हरे पेड़ पौधों की सुंदरता है वह मखमल की तरह लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल, और यह दूर तलक फैला हुआ है, यानी दूर तक फैला हुआ है। लिपटी जिनसे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। और कहते हैं कि उन पौधों पर जो ओस की बूंदें हैं, किसकी बूंदों की बात यहाँ पे हो रही है? ओस की बूंदों की। तो कहते हैं उन पौधों पर जो ओस की बूंदें गिरी हुई हैं और जिस पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो वह कैसा दिखता है?
बिल्कुल चांदी की तरह। वह कैसा चमक उठता है? चांदी की तरह। ऐसा लगता है जैसे हरे हरे पत्तों पर चांदी खिली हुई हो, चांदी जैसी सुंदरता बिखरी हुई हो। और कहते हैं तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब तिनकों के हरे हरे तन पर, अब यहाँ देखिए मानवीय करण अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। यहाँ जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, उन्होंने इसमें जीवन भर दिया है। कहते हैं वो जो हरे हरे तिनके हैं उनके तन पर जब वह हिलते डुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रुधिर यानी कि लहू यानी कि खून झलक रहा है। कवि कहना चाहते हैं कि उन हरे हरे पेड़ पौधों में हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आगे है श्यामल भूतल पर झुका हुआ। श्यामल यानी कि सांवले रंग का, भू मतलब होता है बच्चों पृथ्वी, तल पर झुका हुआ, तल यानी कि जमीन, और उस पर झुका हुआ। नभ का चिर निर्मल नील फलक। अब नभ किसे कहते हैं हम? नभ यानी आकाश। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। फलक कहने का अर्थ है आंचल। क्या कर रहा है? नीला आकाश झुक करके खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं रोमांचित सी लगती वसुधा और जौ गेहूं में बोली। अरहर सनई की सोने की किंकिनियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलक्य गंध फूली सरसों पीली पीली। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब देखिए यहाँ पर कवि जो हैं वह सभी फसलों का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं रोमांचित सी लगती वसुधा। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी। वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमारी जो धरती है वह कैसी हो गई है? रोमांचित, यानी वो बहुत ही मग्न है अपनी सुंदरता को देखकर। अब जब धरती पर फसलें लदी होती हैं तो धरती देखने में कैसी लगती है? बहुत सुंदर। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता देखने में कैसी लग रही है? बहुत ही रोमांचक, बहुत ही मनोरम। और खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है, यानी बहुत ही अच्छी लग रही है। अरहर सनई की सोने की। अब अरहर और सनई का फसल जो है वह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, सुनहले कलर का होता है। सनई का फूल आप देखेंगे ना तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसीलिए कहते हैं अरहर और सनई की फसलें सोने की करघनी जैसी लग रही है। करघनी तो आप लोग जानते हैं ना बच्चों, करघनी कमर में बांधने वाला एक आभूषण होता है जो सोने का बना होता है। तो इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं अरहर सनई की सोने की किंकिनियाँ हैं शोभाशाली। यानी वो जो करघनी है ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ उस करघनी को अपने कमर में बांधी हुई हैं, जो बहुत ही शोभा पा रहा है उनके कमर में। और उड़ती भीनी तैलक्य गंध फूली सरसों पीली पीली। और कहते हैं कि जब यह पेड़ पौधे हिलते हैं तो उनमें से भीनी भीनी खुशबू, भीनी भीनी यानी हल्की हल्की
खुशबू और मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। साथ ही कहते हैं कि फूली सरसों पीली पीली, और सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में खुशबू फैल जाती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी देखा है आप लोगों ने? कभी गांव जाएंगे तो आप तीसी का फूल देखेंगे, वो बहुत ही सुंदर लगता है बच्चों। अब तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठा करके झांक रही है। कार से जो गेहूं का फसल है, जौ का फसल है, अरहर, सनई, सरसों, ये सभी क्या कर रही हैं? ये सभी धरती की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। कविता की अगली पंक्ति है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खरी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाएं बीज लरी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल उसमें उड़ उड़ वृतों के वृतों पर। तो अब यहाँ देखिए, कवि प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही मनभावन चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खरी। यहाँ पर कह रहे हैं कि मटर के जो पौधे हैं, उनके जो फूल हैं, वह देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आपस में हिलमिल करके हंस रहे हों। आपस में सभी सखियां सज सवर करके हंसी मजाक कर रही हों। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाएं बीज लरी। और कहते हैं कि जो मटर की छीमियां होती हैं, आपने देखा है ना मटर की फलियां, तो यहाँ कवि वही कह रहे हैं कि जो मटर की छीमियां होती हैं, जो मटर की फलियां होती हैं, वह बहुत ही सुंदर लगती है जब वह पौधे से लदी हुई रहती हैं। तो मटर की जो छीमियों की लड़ियाँ हैं, वह देखने में बहुत ही प्यारी लगती है, मखमल के जैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट। और कहते हैं फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और रंग बिरंगी जो तितलियां हैं, वह रंग बिरंग के फूलों पर मंडराती रहती हैं। फूले फिरते हैं फूल उसमें उड़ उड़ वृतों से वृतों पर। और फूल जो हैं, वह फूल पर ही क्या हो रहे हैं? उड़ उड़ करके जा रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यह शब्द जो दिया हुआ है यहाँ पर वृंतो, इसका मतलब होता है डंठल। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो फूल है वह स्वयं ही उड़ करके एक दूसरे फूल के ऊपर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि जो हैं वह प्राकृतिक वातावरण का मनोहर वर्णन करते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आडू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। अब यहाँ पर बच्चों हमारे जो कवि हैं वह किसका वर्णन कर रहे हैं? वसंत ऋतु का, वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियाँ स्वर्ण मंजरियों यानी कि सुनहरी कलियों से लद चुकी है ना, लद गई अमृतारू की डाली। आप लोगों ने देखा है ना कि जब वसंत ऋतु आता है तो आम के पेड़ों पर मंजर आने लगती हैं। और आगे कहते हैं झर रहे ढाक पीपल के दल। और पतझड़ के कारण क्या हो रहा है? डाक के और पीपल के पत्ते झर रहे हैं, दल यानी कि पत्ता। हो रही कोकिला मतवाली, कोकिला मतलब होता है बच्चों कोयल। और वसंत ऋतु के आगमन होते ही
कोकिला मतवाली होने लगती है, यानी वह अपनी धुन में मधुर संगीत लोगों को सुनाने लगती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और पूरे वातावरण में कटहल की महक महसूस की जा रही है। और आपको आधे पके आधे कच्चे जामुन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ जो शब्द दिया गया है मुकुलित, इसका अर्थ है आधा पका आधा कच्चा। तो आपको आधे पके और आधे कच्चे जामुन भी दिखेंगे। साथ ही जंगल में आपको झरबेरी भी दिखेगी। झरबेरी मतलब क्या होता है बच्चों? झरबेरी यानी जो जंगली बेर होते हैं वह भी आपको बहुत दिखेंगे, इसे झरबेरी कहते हैं। और इस मौसम में बहुत सारी झरबेरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फूले आडू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैगन मूली। और खेतों में आपको कई तरह के फल एवं सब्जियां दिखाई देंगी, जिसमें आडू होगा, नींबू, दाडिम, आलू, गोभी, बैगन, मूली। तो ये सभी चीज़ें आपको बसंत ऋतु में गाँव में देखने को मिलेगा। जब कभी मौका मिले आपको तो आप बसंत ऋतु में अवश्य गाँव जाएं और इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएं। अगली पंक्ति है कविता की। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरों की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुई लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब देखिए क्या कहते हैं कि पीले मीठे अमरूदों में, बात किसकी हो रही है यहाँ पर? मीठे मीठे अमरूदों की। तो कहते हैं कि अमरूद जो हैं वह मीठे हो चुके हैं और अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, अब उन पर लाल लाल रंग की चित्तियाँ पड़ गई है, यानी अमरूद पक चुके हैं। साथ ही पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो बेर आपको खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है वो भी पक चुके हैं। अमली से तरों की डाली जरी। अमली मतलब क्या होता है बच्चों? अमली यानी आंवला। आप लोगों ने आंवला देखा है ना? यदि देखा है तो कमेंट करके बताइए। तो कहते हैं आंवले के फल से पूरी डाली क्या हो चुकी है? लद चुकी है। जड़ी यानी कि लदी हुई, यानी पूरा जो पेड़ है वो आंवले के फल से लदा हुआ है। लह लह पालक मह मह धनिया, और पालक जो है वह लहलहा रहा है और धनिया मह मह कर रही है, यानी उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है वह वातावरण में फैल रही है। तो बच्चों धनिया का जो सुगंध है, जब कभी आप गांव जाओगे और ताज़े धनिया को तोड़ के देखना, और उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही अच्छी सुगंध होती है। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि पालक लहलहा रहा है और धनिया मह मह कर रही है, यानी उसकी जो खुशबू है वह वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम फली फैली। लौकी यानी कि कद्दू। कद्दू जो है वह फला हुआ है। सेम की फलियां चारों तरफ फैली हुई हैं खेतों में। मखमली टमाटर हुई लाल, और मखमली टमाटर यानी जो मखमल की तरह बिछा हुआ टमाटर है वह अब कैसा हो गया है? लाल, यानी पक चुका है। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों की जो गुच्छे हैं वह किसकी तरह लग रही है? हरी थैली के समान लग रही है। चलिए अब हम अगली पंक्ति को देखते हैं कि आगे कवि क्या कह रहे हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की तरंगनी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलीन पर मगरौठी रहती सोई। अब इन पंक्तियों को समझिए बच्चों। इस पंक्ति में
कवि कहते हैं बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। कहते हैं कि गंगा की जो रेती है यानी गंगा के तट पर जो रेत है, जो टेढ़े मेढ़े बालू के बने हुए रेत हैं, वह कैसे लगते हैं? उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सांपों की छाप हो वहाँ पर। छाप यानी निशानी, अंकित शब्द का अर्थ होता है निशान। तो कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है उसे देखने पर जैसे वह सांप की तरह हो। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। और गंगा के तट पर जो तरबूजों की खेती होती है वह देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसा लगता है जैसे सरपत बिछाया गया हो। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है बच्चों कलंगी। अब कलंगी का अर्थ क्या होता है? कलंगी का मतलब क्या होता है? कलंगी शब्द का अर्थ होता है बच्चों किसी भी पक्षी के सिर के ऊपर निकला हुआ बालों का गुच्छा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं उंगली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई। ऐसा लग रहा है जैसे बगुले क्या कर रहे हैं? अपने सुंदर सुंदर बालों को अपने पंजों से संवार रहे हैं। तिरते जाल में सुरखाव पुनित पर मगरौठी रहती सोई। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है सुरखाव। सुरखाव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सुरखाव जो है वह एक पक्षी को कहते हैं जिसको हम चकवा भी कहते हैं, जिसे हम चकवा भी कहते हैं। और यह पक्षी जो है वो जल में तैरती रहती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं सुरखाव या चकवा जो जल में तैरती रहती है और मगरौठी पक्षी आराम से सोई हुई है। तो कहते हैं तिरते जल में सुखराब पुलीन पर मगरौठी रहती सोई। और कहते हैं कि जल में कौन तैरता है? सुरखाव यानी चकवा जो है, चकवा पक्षी जल में तैर रही है और मगरौठी पक्षी जो है वह आराम से किनारे पर सोई हुई है। तो इसका वर्णन भी वह करते हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ पर गंगा के तट की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि गंगा का जो तट है वह इस प्रकार देखने से बहुत ही सुंदर लगता है। कविता की अगली पंक्ति है हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए भींगी अंधियाली में निसिकी तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन निरूपण हिमांत के स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। अब इन पंक्तियों को समझिए। कवि कहना चाहते हैं हसमुख हरियाली हिम आतप। हिम शब्द का यहाँ पर जो अर्थ है वह सर्दी के मौसम से है और आतप शब्द का अर्थ होता है सूर्य की किरणें। तो कहते हैं कवि यहाँ पर कि जब सर्दी की धूप, किसकी धूप? सर्दी की धूप हरे भरे खेतों पर पड़ती हैं तो वह ऐसे चमक उठती हैं मानो खुशी से क्या हो रही हों? झूम रही हूँ। वह अलसाए से पेड़ खुशी से झूमने लग जाते हैं। भींगी अंधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में से खोए। अब देखिए कहते हैं कि भींगी अंधियाली में निसी की, निसी यानी रात। तो ठंड के मौसम में क्या होता है? ओस गिरता है और ओस से सभी चीज़ें भींग जाती हैं। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ी हैं जिसमें तारे मानो किसी सपनों में खोए हुए हों। तारक यानी कि तारे। तारे कैसे लग रहे हैं? जैसे किसी सपने में खो गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलव नव आच्छादन। और इस वातावरण में पूरा गांव, ग्राम मतलब गांव, पूरा गांव
किसी रत्न की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है? रत्न की तरह लग रहा है, जिसने नभ के यानी आकाश के नीले चादर ओढ़ रखे हैं। निरूपण हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। और इस प्रकार जो शरद ऋतु होता है, यहाँ पर किस ऋतु की बात कवि कर रहे हैं? शरद ऋतु की। तो कहते हैं कि इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति होती है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। और समृद्धि का दृश्य नहीं देखा है तो आप इस कविता को पढ़कर ये कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसा प्रतीत होगा, वह गांव कैसा दिखता होगा। खेतों में उगी फसलें आपको ऐसी लगेंगी मानो दूर दूर तक हरे रंग की चादर बिछी हुई हो, और उस पर ओस की बूंदें गिरने के कारण वह कैसा दिखता है? चांदी की तरह चमकता हुआ। तो ये था बच्चों इस कविता का भाव। मुझे आशा है ये कविता आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।